लवलीज मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे मैं एडवाइस करूँगी वो जाकर देखा है, क्योंकि हमारा ये मंगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम बताएं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम केविन को देखते हैं जो कि कभी गहरी नींद में सो रहा था और उसे सोते देख आर्यन कहती है वो सोते ही कभी जेंटल लगता है और ये मेरा पहली बार है जब मैं आमुगी को ऐसे सोते हुए देख रही हूँ। गाइस जो आर्यन है वो केविन को फॉर सम रीज़न आमुगी कहते हैं, तो अगर मैं बीच बीच में आमुगी बोलूँ ना तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। वह और कहती है मे भी क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है इसलिए वो थोड़ा रूड है, लेकिन जब अब मैं उसे ऐसे देख रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। वो याद करती है जब केविन को यहाँ पर पहली बार लाया गया था, सारे जो डीमन है उसके लुक को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे और उसे शादी करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। आमुगी तो यूजुअली स्माइल भी नहीं करता, लेकिन कभी कभी उसके फेस में एक छोटा सा स्माइल देखने को मिलता है। इवन कि ये एक छोटा सा स्मार्ट ही क्यों ना हो, ये मेरे लिए एनफ है और जब भी मैं इसे देखती हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी काइंडनेस को एक गेस्चर के साथ रिपे करूँगी। इवन इस स्कार के बिना भी मैं तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान चुकी थी कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी लाइफ को सेव किया था। केविन को यहाँ पर लाने से पहले ही आर्यन के पास मैरिज अलायंस के लिए 37 इंसानों को लाया गया, लेकिन वो सारे इंसान आर्यन के बॉडी पर इंटरेस्टेड थे, इसलिए आर्यन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जब मैरिज का प्रेशर आर्यन के सर पर था तभी आर्यन ने ड्रीमर रिलम पर पहली बार केविन को देखा और उसी टाइम उसे चूज कर लिया। उसे पता था कि उनका ये फर्स्ट नाइट कोई वेडिंग नाइट नहीं है, बस एक फोर्स इनकाउंटर है, इसीलिए आर्यन केविन के हाई में देखना अवॉइड करने लगी। लेकिन अवॉइड करते करते एक कुछ ज़्यादा ही हो गया कि वो एक महीने तक उसे भूल ही गई। इसलिए जब वो कम्प्लीट रिग्रेट और गिल्ट के साथ वापस आ रही थी उसने डिसाइड कर लिया कि वो केविन के लिए जो हो सके वो करेगी। इसलिए वो अपने साथ हर जगह केविन को लेने जाने लगी, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया था कि केविन डीमन रिलम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ह्यूमन रिलम में देना चाहता है। लेकिन अगर आर्यन इसे फ्रंटली ऐसे ऑफर करेगी तो केविन हो सकता है कि आर्यन उसे लुक डाउन कर रही है। हाँ, लेकिन केविन का लुक डाउन आर्यन तो उसे काफ़ी ज़्यादा चेरिश करती है। वो नहीं चाहती कि जिस दिन केविन ह्यूमन रिलम पर वापस जाए वहाँ के लोग केविन को डिस्ग्रेस करें, वो भी उसी की वजह से। वो चाहती है वो एक नोबल हीरो की तरह रहे जो कि डीमन रिलम में डेस्परेटली अपने लोगों की वजह से रहा है। वो ये भी सोचती है कि ये उसका खुद का तो कोई सेल्फिश नहीं है। इधर हम केविन को देखते हैं जिसका फेस अब बिल्कुल बिखर गया था, वो शायद कोई बुरा सपना देख रहा होगा। हम देखते हैं केविन जो कि पैलेस में आ गया था और एक औरत उसका स्वागत कहती है। बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है ये औरत है एक नाइट कमांडर के बीबी। बहुत पहले वो एक हिस्टोरिकल फैमिली के एल्डर्स डॉटर थी, लेकिन सक्सेशन की लड़ाई में उसके भाई बहनों ने उसे घर से बेदखल कर दिया। फिर वो अपने हस्बैंड को नाइट कमांडर की उपाधि देती है और वो खुद उसे पपेट की तरह यूज़ करके पॉलिटिक्स चलती है। केविन बैठते उनसे पूछता है आखिर वो उसे कैसे जानती है। फिर वो सामने रखे हुए डीमन के सर को दिखाते कहती है क्या तुम इन्हें देखकर नहीं समझ रहे हो, तुम फेमस हो डीमन हंटिंग की वजह से। इन दिनों जो डीमन का आतंक है वो बढ़ते ही जा रहा है और तुम्हारे माँ पापा के मर्डर के केस की तरह ये चीज़ें तो कॉमन हो चुकी है। केविन के माँ पापा की बात सुनकर तो केविन गुस्से से पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। औरत कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हमारे जो नाइट्स में है उन्हें एक पावरफुल इंसान की ज़रूरत है ताकि वो इन डीमन को ख़त्म कर पाए, तो हम चाहते हैं तुम भी यहाँ शामिल हो जाओ। केविन पूछता है आखिर उच्च से कमांडर को वो क्यों रखना चाहती है। वो कहती है बेसिकली मुझे पावरफुल इंसान चाहिए और मैंने सुना है तुम्हारे भाई की तबीयत भी ख़राब है और तुम्हें तो पता ही है हमारा किंगडम मेडिसिन के लिए बेस्ट है, तो तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे भाई के लिए मेडिसिन अरेंज कर पाऊंगी। जो सुनकर तो केविन हैरानी हो जाती है। वो औरत और कहती है ऑफ कोर्स ये फ्री नहीं है। फिर केविन कुछ भी करने के लिए मान जाता है। जो सुनकर औरत खुश होती हुई कहती है चलो अच्छा लगा ये देखकर तुम काफ़ी शार्प हो चीज़ों को लेकर। और दो मेरा हस्बैंड नाइट का कमांडर है, लेकिन मैं उसे हटाकर अब तुम्हें नाइट का कमांडर बनाने वाली हूँ। फिर वो केविन के लिप्स को टच करते कहते अब जब तुम हमारे किंगडम में आने ही वाले हो फिर तुम्हें नाइट में ज्वाइन होने से पहले किंग को अपनी स्किल प्रूव करनी पड़ेंगी। हमें एरिने का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोगों की नज़र केविन की तरफ ही थे। किंग भी उसे ही देख रहा था। एज एक्सपेक्ट केविन जीत जाता है अपने सामने आते हुए हर एक खतरनाक मॉन्स्टर को हरा कर। जो देखकर
किंग और वो औरत काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर कुछ दिन बाद केविन को नाइट का कमांडर का उपाधि दिया जाता है, जो देखकर बहुत सारे लोग बहुत बातें भी करते हैं, फुसफुसाते हैं। लेकिन केविन जो है इन सबको इग्नोर करता है और उसके मन में बस एक ही चीज़ चलती है, उसे बस इन सारे लोगों की बातों को इग्नोर करना है, चाहे वो कुछ भी कहे। एट द एंड चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इन सबको इंड्योर करना होगा। फिर जैसे जैसे हमारा केविन इस डीमन हंटिंग को आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे ही केविन के बारे में न्यूज़पेपर में छपने लगता है और लोग केविन को जानने लगता है। ऐसे ही केविन एक हीरो का खिताब पाता है और लोग बोलने लगते हैं कि केविन अब उन्हें डीमन से बचाएगा। केविन जैसे ही हीरो बना, किंगडम भी उसे पॉलिटिकली यूज़ करने लगा। उसे याद है एक बार किंग उसका पिक्चर लेना चाहते थे कि केविन जैसे उसका वजह पूछता है, किंग बताता है क्योंकि वो किंगडम का फेस है और क्वीन उस पर इंटरेस्टेड है, तो उसे अपने सपोर्ट और फाइनेंशियल हेल्प के लिए इतना तो करना चाहिए। धीरे धीरे वो अब एक इंसान नहीं, एक घोड़ा बन गया। उसके हैंडसमनेस में हर एक जो लड़कियां हैं वो मरने लगे। इस रॉयलिटी को हैंडल करने के बाद उसे वॉर में डीमन से लड़ना पड़ता था और अपने हर एक सबोनेट को लड़ाई में खोना पड़ता था। धीरे धीरे वो जो बैंक्वेट में है हिस्सा लेने लगा और बस ना चाहते हुए भी ऐसे ही हंसने लगा। उसका लाइफ अब एक मिजरेबल हेल बन गया था, जिससे अब भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो वो सोचने लगा अगर वो इन डेमन को मारते रहे, जिन लोगों ने उसके सबोनेट्स को मारा, उसके माँ पापा को मारा है, तो शायद ये सब एंड हो जाएगा। बस मारना और मारते जाना, बस मारना। ऐसे में आर्यन केविन को परेशानी में देखकर उसे बुलाते हुए उसे पकड़ने जाते हैं। इतने में ही केविन आर्यन का हाथ पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। वो आर्यन के ऊपर ही चढ़ गया था। आर्यन जो कि बहुत शांत अंदाज में केविन के गालों को प्यार से पकड़ते हुए कहती है, क्या बात है केविन, में नाइटमेयर आया है? हम केविन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा था। वो जैसे ही खुद को इसी शीट में देखता है, वो तो झट से आर्यन के ऊपर से हटता है। आर्यन वहाँ से उठती है, कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा स्वेट हो रहे हो, रुको मैं तुम्हारे लिए एक गीला टॉवल ले आती हूँ। आर्यन जैसे वहाँ से जाने वाली थी, केविन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे से कस के हक कर कहता है, नहीं रुक जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम ही यहाँ पर रहो। ये सीन देखकर पता है मेरा रिएक्शन कैसा था? Oh my God! हाँ, कुछ ऐसा ही था। प्रेजेंट में आर्यन कहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी है, तो तुम्हारे जो कपड़े हैं वो पेड़ से पसीने से भीग जाएंगे, तो मैं बस जल्दी जाऊँगी और जल्दी आ जाऊँगी। केविन जो से जाने नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो दूर हटते कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं वॉश होने का प्लान कर रहा हूँ और मुझे तो अपने बेडरूम में भी वापस जाना है। ऐसा करके वो जाने लगता है। आर्यन जो उससे रुकते कहते हैं, तुम यहाँ पर भी रेस्ट कर सकते हो। केविन यही सुनकर तो फ्लिंच करता है, फिर स्मेल करते कहता है, क्यों? जो आर्यन है वो तो सोच ही रही थी कि वो क्या कही, तभी वो कहती है क्योंकि तुम बेड हार गए हो, तो तुम आज मेरे साथ ही रहोगे जब तक सुबह नहीं हो जाती। तुमने ही मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ भी करोगे, तुम्हें याद है? केविन शांत होकर उसके देखने लगता है, फिर कहता है कि सच में तुम ऐसे यूजलेस चीज़ के लिए अपनी विश को यूज़ कर रही हो? आर्यन कहती है, क्यों, क्या तुम बिना बेड के भी यहाँ पर रह जाते? केविन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर वो जाने लगता है। आर्यन जल्द से जल्द उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, रुक जाओ, हमने कहा था कि तुम आज नहीं जाने वाले। अरे मैं वॉशअप होने जा रहा हूँ। नहीं छोड़ो, अब ये वैसे भी गंदा हो जाएगा, तो तुम कल ही वॉशअप हो जाना। आर्यन को ऐसे ऐड करते थे। केविन उससे कहता है, क्या बात है, ज़रूर ऐसा ऐड क्यों कर रही हो? अगर ऑनेस्टली बताओ तो मैं नहीं चाहती कि आज रात तुम अकेले रहो। क्यों, क्या तुम मुझे इतना पसंद करती हो? अभी आर्यन कहती है, तुम्हें नाइटमेयर आया था ना? ये सुनकर तो केविन प्लेन होता है। फिर आर्यन केविन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो आज के लिए हम ऐसे ही रेस्ट करने चले जाते हैं। केविन जो कि शांत होकर आर्यन को ही देख रहा था। कुछ देर बाद आर्यन कह रही थी, ऐसा लग रहा है कि मैं बस तुम्हारे साथ मिस्टेक ही कर रही हूँ। केविन कहता है, क्यों सडनली ऐसी बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि डीमन किंग का असल तो तुम्हारे लिए गुड मेमोरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम कंफर्टेबली यहाँ पर रेस्ट कर पाओ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने के सपने में क्या देखा? हाँ, तुमने ऑलरेडी पूछ भी लिया है। आर्यन कहती है, क्या सपने में किसी ने तुम्हें एक मैनरफुल चाइल्ड कैसे होते हैं वो ना सीखने की वजह से डांटा है? जो केविन है वो घूमते कहता है, सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम बस मेरी इंसल्ट ही कर रही हो। आर्यन हिचकिचाते हुए सोचते, अरे नहीं, मैंने तो जो बड़े लोग बात करते हैं वही बता दिया। प्रेजेंट में वो कहती है,
आर्यन कहती है अरे नहीं नहीं, ये कोई इंसल्ट नहीं है बल्कि ये तो कॉम्प्लीमेंट है। इवन के एक शूज़ को भी अगर ठीक से फ्राई किया जाए तो वो भी टेस्टी होता है। केविन गुस्सा होते कहता है क्या कहा शूज़, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। आर्यन कहती है अच्छा छोड़ो, मैं कोई और स्टोरी सुनाती हूँ। केविन कहता है चलो ये सही है। कुछ देर बाद आर्यन को देखते हैं जो कि स्टोरी सुनाते सुनाते अब उसके आँख लग जाती है। केविन उसे हक करते कहता है बहुत टाइम से बोल रही हो, अब शांत हो जाओ और सो जाओ। हम देखते हैं अब ये दोनों ही एक दूसरे के बाहों में बाहर रखकर बिल्कुल गहरी नींद में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ गॉडमैन अंदर आकर जैसे ही उन दोनों को बुलाने वाला था वो क्या देखता है कि हमारे हीरो हीरोइन दो एक दूसरे में ही लिपटे पड़े थे और हमारे केविन ने आर्यन को ऐसे पकड़ कर रखा था जैसे कोई लवेबल हस्बैंड हो। ये चीज़ें देखकर तो गॉडमैन सोचता है अरे नहीं, मैं अकेला ये प्रीशियस चीज़ क्यों देखूँ। कुछ देर बाद बहुत शोर शराबा से केविन के आँखें खुलती है। वो क्या देखता है, सारे लोग जो है केविन और आर्यन को बिल्कुल जू की तरह ही खड़े होकर देख रहे थे। केविन जल्दी से उनको पीलो मरकर हटाता है, दूर भगाता है। वो बेचारे जाते हुए भी चला रहे थे। अरे नहीं यार, हमें तो ये चीज़ और देखनी थी। इधर केविन तो पूरा लाल हो चुका था और चिल्ला कर कहता है तुम सारे पागल जीमन, भागो यहाँ से। नेक्स्ट सीन डाइनिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ शेफ एरनेथ एकदम खुश होते कहता है क्या बात है भाई, मैंने सुना कि आज सुबह तुमने हमारी लेडी आर्यन को अपने आर्म में बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा था, वो भी कभी अफेक्शन के साथ। केविन जो है वो सर में अपना हाथ रख देता है। शेफ और कहता है अब तो तुम लोगों की चर्चे सारे क्लासरूम में हो रही है भाई। तो केविन है वो उसे चुप होने के लिए कहता है और ब्लश करते हुए सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक डेंजरस समवन कैरेक्टर के सामने सो गया। अब जब मैं इस बारे में सोचूं तो ये सारी गलती आर्यन की ही है। उसकी वो स्पार्कलिंग आइज और वो उसका जेंटल वॉइस और उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि मुझे वो बार बार टच करने के लिए मजबूर कर रही थी। प्रेजेंट में शेफ केविन का और चिल्लाते कहता है ओ सर देखिए ना, लगता है आपकी फियांसे यहाँ पर आ गई है। केविन गुस्सा कर कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। जब भी वहाँ से भागते कहता है तुम्हारे मुझे मारने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। आर्यन को अपने पास आते देख केविन पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर केविन हिचकिचाता हुआ सोचता है क्या बात है, आखिर मैं आर्यन की नज़रों से क्यों छुप रहा हूँ। इससे पहले तो मैं कभी स्टेयर गेम में नहीं हारा। आर्यन जैसे कुछ कहने वाली थी इतने में ही जो सिल्वर डिमन पीने भागते आता है और कहता है तुम चोर कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा। केविन कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। इन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहता है कि तुम जैसे किसी की हिम्मत कैसे हमारे लेडी आर्यन के साथ होने की बताओ। फिर इनके सेकेंड इंटेंट को केविन भी भाप लेता और अपने डिफेंस में छुरा पकड़ लेता है। इतने में ही आर्यन फिन को रोकते कहते हैं इन रुक जाओ, हमें किसी के मिल में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन लेडी आर्यन, हाँ फिन रुक जाओ। फिर आर्यन केविन का हाथ पकड़ते कहते हैं माफ़ करना, मैं तुम्हारा मिल इंटरप्ट नहीं करना चाहते थे। केविन पूछता है अच्छा तो फिर इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो क्या है ना, सारे लोग कह रहे थे कि वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहा सारे लोग, तुम नहीं। इधर ये तीनों एल्डर डीमन एक साथ आ जाते हैं। गॉड डीमन कहता है मैंने सुना है अब तुम लोग एक लवेबल कपल बन गए। जो सुनकर केविन कहता है अगर तुम्हें नॉनसेंस बात करनी है ना तो बाहर निकल जाओ। गॉड डीमन कहता है वेल मैंने एक्सपेक्ट कर ही लिया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस है जहाँ मैरिज की शुरुआत तो कॉन्ट्रैक्ट से होती है लेकिन लास्ट में ये लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये देखो ये बिल्कुल एक नॉवल की तरह जिसका नाम है देयर इज़ नो वे आई लाइक यू, लेकिन नाम के उलट ये दोनों जहाँ पहली बार एक दूसरे को डिसलाइक करते थे लेकिन लास्ट में लोग एक दूसरे को पागलों की चाहने लगे। इन दोनों की बातों से बाहर निकलते केविन कहता है तुम लोग चुप करोगे। यहाँ पर फिर भी चिल्लाकर कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको तो मेरी लेडी आर्यन के लवर की तरह बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। केविन कहता है आखिर तुम होते कौन हो एक्सेप्ट और ना एक्सेप्ट करने वाले। एनीवे मेरा कोई इरादा भी नहीं है किसी को पसंद करने का, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाली बात कहाँ से आ गई। ये सुनकर गॉडमैन गुस्सा होते कहता है देखा तुम्हारी बात सुनकर ही गुस्सा आ जाता है। तुम लेडी आर्यन तुम जैसे किसी के साथ बस फेस के कारण तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है तुम्हारी पर्सनैलिटी। ऐसे किसी के साथ जिसके अंदर कोई काइंडनेस तक ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा या छोटा कोई क्यों ना हो, वो हमारे लेडी आर्यन के लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। हाँ लेकिन अगर तुम अपने डिस्प्रेशन को दिखाओ कि तुम लेडी आर्यन के बिना जी नहीं सकते तो शायद हम अपना माइंड चेंज कर ले। जो सुनकर तो केविन का मुंह ही बन जाता है। वो सोचता है यहाँ पर तो आर्यन है जिससे मुझे सेड्यूस करने के लिए एफर्ट दिखाना चाहिए। लगता है चीज़ अब इंटरेस्टिंग हो रही है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। ये तीनों ही अभी एक एक करके कहने लगता है देखा तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें तो हमारी लेडी आर्यन के लिए अपना डिवोशन दिखाना चाहिए। दूसरा कहता है हाँ अपने मरने तक तुम्हें डिवोशन दिखाना होगा। तीसरा कहता है और अपने मरने तक हमारी लेडी आर्यन को अपनी सिंसियरिटी भी देनी होगी।
केविन जो कि आर्यन की तरफ ही देख रहा था। आर्यन उसे धीरे से अपनी विश के बारे में याद दिलाती है, जो सुनकर केविन सोचता है सच में मैं प्रॉब्लली इस मोनिका के इस एम्बरेसिंग एक्ट को इग्नोर भी कर सकता हूँ, लेकिन विश को इन चीज़ों पर यूज़ करना, चलो ठीक है मुझे पहले कुछ करना होगा, राइट। ये कहकर केविन बात से उठकर इंटेंस निगाहों के साथ इन डीमन को देखकर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर ये डीमन भी डर जाता है और कहने लगता है हे आकर तुम हमारे करीब क्यों आ रहे हो। केविन इन तीनों के लात मारकर बाहर फेंकते कहते तुम लोग बाहर निकलो, मुझे पहले आर्यन से बात करनी है। नेक्स्ट सीन में आर्यन केविन से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि उसे सुबह क्या हुआ इसके बारे में कुछ याद नहीं, इसलिए जब लोगों ने उससे पूछा इस बारे में तो वो कुछ बता नहीं पाई, जिस वजह से सारे रूमर स्प्रेड हो गए। पर केविन सोच रहा था हाँ ये लोग बस इतनी छोटी बात के इतना बड़ा पतंगर बना रहे हैं, जस्ट बिकॉज मैंने उसे होल्ड किया था। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे आर्यन को हर एक मॉर्निंग ही ऐसे होल्ड करना चाहिए। अब जब मैं सोचता हूँ तो ये इतना बैड आइडिया भी नहीं लग रहा। आर्यन कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में तुम नहीं डालना चाहती, लेकिन बस इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चे जैसा कह रहे हो ऐसा कर लो। केविन भी सोचता है कि कैसे सारे डीमन ने उसे कहा था कि वो आर्यन के लिए अपना लाइफ डिवोट करते। यहाँ पर आर्यन कहते हैं चिंता मत करो तुम मरोगे नहीं, उन सब का अपना लिमिट पता है, तो वो ज़रूर तुमसे कुछ और करने के लिए कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर चीज़ें ज़्यादा डेंजरस हुई मैं खुद ही तुम्हें रोक दूँगी। केविन आर्यन की तरफ देखते हुए सोचता है हाँ अब ये सिचुएशन थोड़ी फैमिलियर लग रही है। इवन के मेरे मर्चेंट डेज पर भी मुझे बहुत सारे लोग पे करते थे उनके लवर की तरह एक्ट करने के लिए। मैंने एक्चुअली तो कभी किसी को डेट नहीं किया, लेकिन मुझे पता था कि एक लवर की तरह कैसे एक्ट किया जाता है। एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना और उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना, फिर उन्हें एक गिफ्ट देना जो कि एफर्ट को शो करे और एक अच्छे सर्वेंट की तरह रेस्पॉन्स देना जैसा वो चाहते हैं। तो अब एक डीमन के साथ डील करना तो मेरा प्राइड है, लेकिन अपनी विश को इन सारी चीज़ों पर वेस्ट करना ही काफ़ी ज़्यादा टेरिबल है। अगर मैं आर्यन होता तो मैं खुद का नाम जानना चाहता। चलो छोड़ो, ठीक है आर्यन मैं कुछ भी ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम केविन को देखते हैं जिसके हाथों में एक ग्लव और भाला था। केविन कहता है आखिर इन चीज़ों का मैं क्या करूँगा। हमारी आर्यन कहती है चलो मुझे शांति मिली। केविन पूछता है आखिर कैसे शांति। आर्यन कहती है मुझे तो लगा वो तुम्हें पहाड़ों से जंप करने के लिए कहेंगे। केविन कहता है अगर तुम लोग मुझे ऐसा करने के लिए कहते भी ना तो मैं बिल्कुल नहीं करता। केविन कहता है चलो अब तुम्हारा ईजी पार्ट खत्म हुआ और मेरे पीछे आओ। केविन पूछता है आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। केविन कहता है यही प्लेस जहाँ से लेडी आर्यन ने तुम्हें पहली बार डीमन में लाया था, तुम्हें याद तो है ना या फिर भूल गए। केविन सोचता है कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं इस प्लेस को भूल जाऊँ, मैं यहाँ पर मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। केविन इस जगह को देखकर सोचता है ये जगह तो पहले बिल्कुल वीरान और खून के धब्बों से भरी हुई थी, लेकिन अब ये काफ़ी हरी भरी हो गई है, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ये सुनकर सारे जो डीमन है वो अपना गला ठीक करते हैं और लिटरली उससे ये कहते हैं कि केविन अपने इस भाले के साथ इतने बड़े पेड़ के जो जड़ों को है वो उखाड़ कर खुद से उसे लेक ऑफ लाइफ में ले जाएगा, और ये एक तरीका है कि वो लेडी आर्यन के लिए अपना डिवोशन प्रूव कर पाएगा। जो सुनकर तो जो केविन एकदम ब्लैंक हो जाता है और सोचता है क्या तो बेसिकली एक लेबर की तरह काम करके डीमन में अफेक्शन दिखाया जाता है। फिर जैसे आर्यन भी कंफ्यूज होकर कहती है नहीं ये सच नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तीनों डीमन तो पागलों की तरह उछलते हुए कहते हैं चलो हम बेट करते हैं तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। जो देखकर तो केविन ब्लैंक होकर सोचता है तो बेसिकली ये लोग बस मुझे स्ट्रगल में देखना चाहता है। कितने क्रूएल और शैतान डीमंस है ये। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जयपुर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हमारे काम करते हुए केविन को ही देख रहा था और कहता है देखो ना ये कितना ब्यूटीफुल साइड है ना, इतना ज़्यादा पैशन और एफर्ट के साथ एक इंसान को काम करते हुए देखने से ज़्यादा खूबसूरत और क्या ही हो सकता है। जयपुर की ये सारे अजीब गरीब बात सुनकर पीछे से जो डीमन है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर कहता है वो तो करीब 10 घंटे से काम कर रहा है, वो भी बिना किसी ब्रेक को लिए। हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ केविन काफ़ी गुस्से से गॉड डीमन से पूछ रहा था क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक करे। गॉड डीमन कहता है नहीं मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, ये जो ट्री है वो 300 साल पुराना है और अब इसके आधे फ्लावर जो है वो झड़ चुके हैं क्योंकि उसे उसके सोल से इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और हमने इस ट्री को ऐसे ही छोड़ दिया ना तो वो अगले 10 साल तक भी नहीं टिक पाएगी। ये सुनकर केविन एकदम शांत अंदाज में कहता है अच्छा। और फिर जो चीज़ से सुनकर तो पीछे से जो पेन है वो एकदम
गुस्सा होते हैं कहता है फिर से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता भी है हमारी लेडी आर्यन इस ट्री को कितना चेरिश करती है? वो अगर दिन में एक भी टाइम मिले ना तो उसी टाइम पर वो इस ट्री को चेक करने के लिए आती है। केविन भी सोचता है अगर सोचा जाए तो वॉर के टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायर एरो उड़ाया जाता है और डीमन रिडम में जो लाइफ लेफ्ट है अगर यहाँ पर इस ट्री को लाया गया तो ये ट्री वहाँ पर सेफ रहेगा। तभी केविन को एक चीज़ क्लिक होती है कि वो आर्यन से भी कुछ दिन पहले जहाँ मिला था वहाँ पर यही ट्री था, तो वो उसे कोई सेड्यूस नहीं करी थी, वो तो बस इस ट्री को चेक करी थी और केविन ही उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसे जैसे रियलाइज़ होता है कि इतने टाइम से उसके दिमाग में जो सारी चीज़ें थी वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, यह चीज़ रियलाइज़ होती है। केविन का पूरा मुँह ही लाल हो जाता है। केविन को ऐसे लाल देखकर ज़ेपर प्याकर कहता है क्या बात है, तुम्हारा फेस सडनली लाल हो गया है, क्या तुम ठीक हो? आर्यन भी ये देखकर चिंता करते हैं केविन के पास जाकर उसका हालचाल पूछने लगती है। केविन जो कि सोच रहा था अगर मैं उस दिन आर्यन से नहीं मिलता तो मुझे डीमरला में ऐसे बंदी होकर किसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सामना नहीं करना पड़ता और नहीं मुझे मेरे हाथ में इस जैसे भाले को पकड़ना पड़ता और मेरे दिमाग में ऐसे अजीबोगरीब थॉट्स भी ना आता और मैं एक चैन की मौत मर सकता था। फिर वो आर्यन के साइड से होकर उसे पेड़ के सामने खड़ा होकर सोचता है राइट ये पेड़ ही है मेरी सारी प्रॉब्लम की जड़, तो अगर ये पेड़ पहले दिन से ही डीमन किंग कैसल पर रहता तो मुझे ये सब कुछ सहना ही नहीं पड़ता। मैं इस पेड़ को अब पूरी तरीके से उखाड़ दूँगा। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ केविन ने अपना आधा काम पूरा कर लिया था। गॉड डीमन कहता है हम तो एक मैजिक के साथ भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन हम की सच में एक ट्रू सोल्जर है। फिन कहता है सच में आखिर कौन सा सोल्जर ऐसे पागलों की तरह शवल हाथ लेकर ऐसे काम करने लगता है? गॉड डीमन कहता है मैंने कहा ना जो हमारा डीमन रिलम है वो ह्यूमन रिलम से काफ़ी अलग है, वहाँ पर ऐसे शवल को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फिर गॉड डीमन कहता है मोर इम्पोर्टेंटली हमें इतना तो पता है कि आमोगे हमारे लेडी आर्यन को एक स्पेशल इंसान सोचता है, लेकिन क्या हम इस फीलिंग को प्यार कह सकते हैं? क्या हम आमोगे की फीलिंग को ग्रो होने दें या फिर हमें उन्हें यहाँ पर स्टॉप होने देना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ आखिर लेडी आर्यन क्या सोच रही होंगी। लेडी आर्यन काफ़ी ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सन है, तो अगर ये इंसान जार्क जैसा बिहेवियर भी करेगा ना तो लेडी आर्यन बिल्कुल भी डिसलाइक शो नहीं करेंगी और ज़ेबर भी अब उसे पसंद करने लगा है। फिर गॉड डीमन और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर सेमी सोचते हैं कि लेडी आर्यन को एक जेंटल और मेच्योर इंसान की ज़रूरत है, केविन जैसे किसी पागल इंसान की नहीं। यहाँ पर हमारे केविन को मेहनत करते हुए तो आर्यन भी काफ़ी ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली हमारे केविन ने इस बड़े से पेड़ को उखाड़ लिया था, जो देखकर भी नहीं तो पैरा नहीं कहता है सच में ये पागल आदमी इसने सच में ये कंप्लीट कर दिया। ज़ेपर भी कहता है बंदे में स्ट्रेंथ तो है ना। आर्यन कहते हैं जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तब हमें आमोवी को भी बाई कहना पड़ेगा। फिन कहता है क्या सच में? आर्यन कहती है हाँ मैं शायद उसे मेरे बिताए हुए वक्त का एक हिस्सा की तरह याद रखूँगी, लेकिन आगे का कोई सपना या प्लान मैं उसके साथ नहीं देख सकती। इससे भी ज़्यादा कुछ चाहना ही आमोगी के लिए बर्डन हो सकता है। आर्यन सोचती है जब आर्यन ऑर्फन बन के थी तब एल्डर ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, ऑल्दो उन लोगों ने शादी नहीं की थी और उन्हें चाइल्ड केयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी उन सब ने आर्यन को उनकी फैमिली की तरह पाला और जब भी उसके माँ पापा की बरसी आती थी तब तो वो लोग आर्यन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। आर्यन के लिए उनका ये प्रोटेक्टिवनेस और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देखकर आर्यन भी उन्हें सब कुछ करने देती थी और अब बड़े लोगों के ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के रवैये की वजह से केविन भी इन सब में फंस गया। और चाहे केविन ये सब अपनी मर्जी से क्यों ना कर रही हो, लेकिन आर्यन केविन को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। प्रेजेंट में आर्यन को बजाते थे कि फिन पूछता है वो कहाँ जा रही है। आर्यन कहती है एटलीस्ट मुझे उसके पसीने को तो पूछना ही चाहिए है ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केविन अब लेक के सामने आ गया था और यही सोच रहा था कि अब वो इस पैर को वहाँ तक पहुँचाएगा कैसे। इतने में ही आर्यन उसे पीछे से बुलाती है, जिसे देखकर केविन कहता है ओह तुम बिल्कुल सही टाइम में आई हो, तो मुझे क्या अभी इस पैर को बस ऐसे ही पानी में फेंक देना चाहिए? इतने में ही आर्यन को ध्यान आता है कि वो तो अपने साथ हैंडकरचिप ही नहीं लाई। वो सोच ही रही थी कि वो क्या करे, क्या पे उसे अपनी स्कर्ट को ही फाड़ देना चाहिए। इधर जो केविन है वो आर्यन को इस हालत में देख रहा था जिसने कि अपनी स्कर्ट को ऊपर उठाया हुआ था। वो बहुत ध्यान से आर्यन की तरफ देख रहा था, तभी अचानक से उसे अपने करीब खींचते हुए उसके पास जाकर कहता है क्या बात है, क्या यहाँ पर कोई और चीज़ ज़्यादा अर्जेंट है? क्योंकि तुम तो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी।
आर्यन केविन को दूर करते हुए कहती है ऐसी बात नहीं है। केव अपने स्कर्ट का कपड़ा लेकर केविन के पसीने को पोंछने लगती है। केविन आर्यन को कहता है आखिर कर क्या रही हो तुम? हाँ, आर्यन कहती है तुमने काफ़ी मेहनत की है तो मैं तुम्हारे पसीने को पोंछ ही रही हूँ, और हाँ, कभी भी किसी के सर्वेंट बनने के बारे में सोचना भी मत। केविन का मुँह तो देखने लायक था। केविन कहता है इतना एनफ है। एक आकर वो जैसे आर्यन का हाथ पकड़ने वाला था, उसे लगता है कि आर्यन का हाथ पकड़ने के लिए उसका हाथ कुछ ज़्यादा ही गंदा है, लेकिन इन सोचों से उलट आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसके हाथों को पोंछने लगती है, जो देखकर केविन बताता है कि वो ही पहली इंसान है जिसने उसके हाथों को पहले पकड़ा है, तो अगर वो डटी हो जाए तो वो उसे न ब्लेम करे। जो सुनकर आर्यन उनसे बताते हैं कि उसने उसे कभी गंदा समझा ही नहीं और न कभी समझेंगी। ये सुनकर तो हमें केविन के मुँह में एक स्माइल देखने को मिलता है। यहाँ पर आर्यन का काम फिनिश हो चुका था, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, केविन का हाथ तो जैसा का वैसा ही है। जो चीज़ केविन इग्नोर करते हुए उससे पूछता है कि वो अब पेड़ के साथ क्या करे। आर्यन उसे बताते हैं कि वो ही अब उस पेड़ को हाथ तक ले जाएगी। जो सुनकर तो केविन मजाक में कहता है उसके हाथों की जो कला है वो इस पेड़ के एक टहनी से भी ज़्यादा चिकनी है, तो वो ये चीज़ कैसे करेगी। आर्यन उसे बताती है कि उसका हाथ इतना भी ज़्यादा चिकना नहीं है। फिर वो बैठती है और अपना मैजिक कास्ट करती है, जिस वजह से वो पैर बड़े ही आसानी से उड़कर उस लेक में बैठ जाता है। ये चीज़ देखकर केविन कुछ देर शांत रहता है और बस देखता रहता है। अचानक से वो चिल्लाकर कहता है क्या ये चीज़ क्या इतनी आसान थी? आर्यन शांत होकर कहती है मिट्टी खुदाई करने जैसे मेहनती काम मैजिक से नहीं हो सकता, और अगर वो मैजिक कास्ट करेंगे तो पेड़ के जो जड़ें हैं वो खराब हो सकती है, इसलिए उन्हें केविन की मदद लेनी पड़ी। जो सुनकर केविन गुस्से से अपने हाथ के शवल को देखते ही सोचता है मुझसे ऐसे मजदूरी करवाने के बाद अब वो 3 शैतान डेमन है कहा। वो जैसे उन्हें मजा चखाने के लिए जाने लगता है, आर्यन उसे रोकते हुए याद दिलाती है कि ये वो शब्द आर्यन का ही था, इसलिए वो उन्हें ना कुछ कहे। केविन रुकते हुए कहता है अरे यार ये डैम बीच किससे बात करते दिखाया जाता है। जहाँ केविन आर्यन से इस पेड़ के बारे में पूछता है, आर्यन कहती है ये मेरा बर्थडे है। केविन कहता है हो तुम्हारा बर्थडे बिल्कुल ही तुम्हारे जैसा दिखता है। अच्छा, मैंने सुना है कि मेरे पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते थे। जो सुनकर केविन सोचता है तो आर्यन ने भी अपने पेरेंट्स को मेरी तरह कभी जल्दी खो दिया। आर्यन बताती है कि उसके पेरेंट्स ने ही डीमन रियलम के सन को क्रिएट किया है और इस ट्रिक को भी उन लोगों ने बाहर लगाया ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए। केविन कहता है हाँ ये अच्छे से ग्रो हुआ भी है और इसके पास अभी काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी हैं। आर्यन कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और एल्डर्स ने जो कुछ भी रूटने सिखाया उसके लिए माफ़ करना। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो लोगों ने ऐसा इसलिए किया कि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चेरिश करते हैं, लेकिन उन लोगों के दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। अच्छा, उन शैतानों को तो मेरे सामने तुम डिफेंड मत ही करो। तभी आर्यन ने केविन का हाथ पकड़कर उसे के ले जाते कहती है यहाँ पर एक प्लेस है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। अरे कहाँ पर? और तुम सडनली मुझे कहाँ पर ले जा रही हो? अरे ये ज़्यादा दूर नहीं है, तुम रुको। तो नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पर आ चुके थे। आर्यन कहती है कि ये उसका एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ वो बचपन में हाइड एंड सीक खेलती थी। फिर वो केविन को भी अंदर बुलाती है। केविन अंदर आते हुए जगह को देखता है जो कि काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो यह वहाँ की चीज़ें को देख कर सोचता है ये सारी चीज़ें ज़रूर आर्यन बचपन में खेलती होगी। फिर वो आर्यन से पूछता है आखिर ये जगह इतना गंदा क्यों है, क्या यहाँ पर कोई साफ सफाई करने वाला नहीं आता? आर्यन कहती है क्योंकि यहाँ पर कोई अलाउड नहीं है। केविन पूछता है तो फिर आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आर्यन कहती है क्योंकि तुम तो बस तुम हो ना। वो उदास होकर सोच रही थी कि उसने तो इम्पल्स में आकर ही केविन को यहाँ पर ला लिया, लेकिन वो सच में चाहती है कि वो दोनों थोड़ा और करीब आ जाए और ये जगह केविन के लिए एक अच्छी याद बन के रह जाए। इसलिए वो हिम्मत करके केविन से पूछ ही लेते हैं कि क्या केविन उन्हें अभी भी नफरत करता है। जो चीज़ सुनकर तो केविन गुस्से से बोलता है क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? जो बात है तो बिल्कुल हमारे आर्यन के दिल में लगती है। आर्यन अब बिल्कुल उदास हो चुकी थी। सुनो आर्यन, लगता है कि तुम्हें कुछ कहना है तो यहाँ पर आकर बैठ जाओ। आर्यन बैठती ही कहती है देखो जो कुछ भी हो गया मैं इसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ तो क्या तुम मेरे साथ चैन से रह पाओगे? इतना सब होने के बाद भी। हाँ पता है, मैं एक ब्लॉसम ट्री की तरह और तुम एक बटरफ्लाई की तरह जो कि थोड़ी देर बाद उड़ जाएगी। मैं चाहती तुम मुझे बस ऐसे ही याद रखो। बेसिकली आर्यन कहना चाहते हैं कि उसे पता है कि केविन यहाँ पर ज़्यादा दिन रहने नहीं वाला, लेकिन फिर भी जब तक वो रहे वो चाहते कि वो उसे एक खूबसूरत याद की तरह याद रहे। केविन उसके लिए एक खूबसूरत चांद की तरह है जिसके पास वो कभी भी नहीं पहुंच सकती। वो जितना आगे बढ़ेगी वो उससे उतना दूर जाएगा, लेकिन अगर वो रुक जाएगी तो केविन भी रुक जाएगा। गाइस ये कितना सैड नहीं है? मतलब ये दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन अपने ईगो और पास्ट की वजह से वो लोग एक दूसरे के सामने नहीं जा रहे हैं।
आर्यन वहाँ से होते हुए केविन को बताते हैं कि वो उसे कुछ और भी दिखाना चाहती है। ये चीज़ उसके पेरेंट्स ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। केविन देखता है ये तो बस एक मिरर है। आर्यन कहती है हाँ, यहाँ पर तुम जो कुछ चाहते हो ना वही देख सकते हो, लेकिन मैं इसे तब से सेव कर रही हूँ क्योंकि इसे बस एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद मैं इस अलमारी को तभी खोलूँगी जब मैं सच में किसी को मिस करूँगी। शायद हो सकता है ये 100 साल बाद हो, तब तक यह पॉसिबल नहीं है कि मैं तुमसे मिल पाऊँ। केविन जो कि शांत होकर आर्यन को काफ़ी प्यार से देख रहा था और उसे अपने करीब करते हुए कहता है अच्छा तो फिर क्या मेरे मरने के बाद मुझे तुम्हें अपने एसेस दे देना चाहिए कि ताकि तुम उनसे अपने लिए एक नेकलेस बना सको। आर्यन कहती है बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा अगर नेकलेस को मैं अपने महल में ले जाऊँ और तुम भूत बनकर मुझसे बदला लेने आ जाओ। देखो आर्यन मजाक तो करे ही, लेकिन वो यही कहना चाहती है कि वो केविन के मरने को इमेजिन भी नहीं करना चाहती। केविन कहता है अरे अरे इतना सीरियस मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर केविन आर्यन से अपना हाथ हटाकर वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है आज के लिए बहुत हो गया, मैं अभी ऐसे जा रहा हूँ। अरे रुको तो आमोगे, रुको ना। लेकिन केविन वहाँ से चला जाता है। जिसे ऐसे जाते थे कि पीछे से आर्यन सोच रही थी निडिल ने कहा था कि अगर तुम सच में किसी को चेरिश और वैल्यू करो ना तो तुम्हारी फीलिंग्स उस तक ज़रूर पहुँचती है। तो फिर क्या मेरी फीलिंग्स उस तक पहुँच रही हैं? नेक्स्ट में हम देखते हैं केविन जो कि भाग रहा था और इस बात पर पूरी तरीके से लाल हुआ था और अपने धड़कते हुए दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था। तो गाइस लगता है सच में केविन तक हमारे आर्यन की फीलिंग्स पहुँच ही गई है। तो क्या करेगा इस वक्त केविन? क्या वो अपने आप को और कंट्रोल कर पाएगा? ये सब जानने के लिए ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा बहुत सारे रेस्पॉन्स, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। बाय बाय।